बच्चे ने समझ में आया कि मेरे पिता कुछ नहीं जानते हैं। आज मैं 30 का हूँ, मुझे लगता है कि वो। नमस्कार देवकीर्ति जी, मेरा नाम दर्पण है। मैं 42 साल का हूँ। मैं इसलिए 42 साल का अपनी उम्र बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने आपकी एक फिलॉसफी की वीडियो देखी थी, शायद वो पहला क्लास था। उसमें आप सुकरात को कोट करते हुए कहते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। हालांकि आपने अपने बारे में वो बात नहीं कही थी। और उसी में, चूंकि मुझे वही रिसेंट वीडियो याद आ रहा है, उसी में आपने बाद में कहीं पे ये भी बोला था कि फिलॉसफी को लेके मेरे जो भ्रम थे कि फिलॉसफी को पढ़ के मेरे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, वो पढ़ने के बाद वो भ्रम तो चले गए, लेकिन मेरे को एक इनलाइटेंड इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस थी वो इनलाइटेंड इग्नोरेंस में परिवर्तित हो गई। तो इसके साथ ये दोनों को अगर मैं सिरे इन दोनों कोट्स के सिरे एक और आपके कोट से जोड़ूं, जो आपने पास्ट में किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं खुद को सीरियसली नहीं लेता, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो 3 कोट हैं और खासतौर पे आप अपने आप को खुद को सीरियसली नहीं लेते हैं, ये किस तरह डेवलप हुआ, इसकी क्या प्रक्रिया रही? शुक्रिया। देखिए दर्पण, पहली बात तो ये कि आप 42 साल के हैं और क्योंकि आपने खुद ये बात बहुत जोर शोर से बताई, मैं इसलिए कह रहा हूँ। और मैं तो 49 साल का हूँ, आपसे भी 7 साल बड़ा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि इसको लेके बहुत सीरियस नहीं रहना है। जो लोग 42 के नहीं है, कुछ साल 42 के वो भी हो जाएंगे, ऐसा क्या है। उम्र तो एक पड़ाव है, रहता है। और 42 के हैं तो यूपीएससी आप नहीं दे सकते, पर भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं आप। तो ये सोच के खुश हो जाइए कि आपके पास तो राष्ट्रपति बनने का चांस भी है। दूसरी बात आपने ये कही कि फिलॉसफी के आपने कुछ वीडियोस देखे और सुकरात कहते हैं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। एकदम सही बात है। दर्शन पढ़ने से पहले मुझे लगता था कि सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, और जो मिला वो ये कि किसी प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं सकता। किसी को भी नहीं मिल सकता, तो मुझे भी नहीं मिल सकता। तो मैं मानता हूं कि इग्नोरेंस पहले भी थी, आज भी है, लेकिन अब एनलाइटेंड है। अब मुझे कोई किसी दार्शनिक का नाम बोल के डरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने शायद उसको पढ़ा है, नहीं तो पढ़ सकता हूं। ये फायदा होता है फिलॉसफी का। और आपका जो मूल प्रश्न है कि मैंने कहीं कहा कि मैं खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेता, ये बात ठीक है। और मेरा ख्याल है कि फिलॉसफी पढ़ने के बाद वैसे भी किसी को खुद को बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आपने पढ़ाई कर ली है। पढ़ाई करने से पहले हम एक खास माइंडसेट में होते हैं, इसको ईगोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं लाइफ को लेकर। ये छोटे बच्चों पे शोभा देती है। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बच्चे मनोविज्ञान की भाषा में बोलते हैं कि वो ईगोसेंट्रिक स्टेट ऑफ माइंड में है। इसका एक बड़ा सिंपल एग्जाम्पल आपको देकर समझाता हूँ। जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में था, एक बार हमारे पड़ोस के घर के अंकल ने अपने घर से मुझे, दीवारें छोटी होती थी उस जमाने में छोटे शहर में, मुझे बोले कि बेटा कल का पेपर दे सकते हो? मैंने कहा हाँ अंकल। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो कल मेरा जो पेपर हुआ था क्लास में, मैं क्वेश्चन पेपर लेके उनको दे आया। तो उन्होंने बताया कि बेटे मैं न्यूज़पेपर मांग रहा था। अब मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि छोटा बच्चा दुनिया के सेंटर में खुद को रखता है। ईगोसेंट्रिक होने का यही मतलब है कि दुनिया के केंद्र में मैं हूं। ये मुझसे कल का पेपर मांग रहे हैं, यानी इनको पता है कल मेरा टेस्ट हुआ है। पता होना ही चाहिए। ये भी नहीं पता तो फिर क्या जानते हैं। और मेरा क्वेश्चन पेपर मांगना चाह रहे हैं, यानी जीके बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी, बढ़ानी चाहिए। तो मैंने वो पेपर दिया। मैं सोच भी नहीं पाया कि न्यूज़पेपर मांग रहे हैं। ये छोटे बच्चों का लक्षण है। और दुनिया के अधिकांश मनुष्य उम्र से बड़े होते हैं, पर छोटे ही बच्चे रह जाते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि जब बच्चा पैदा होता है, वो देखता है कि घर में उसका पिता बहुत ताकतवर है। ये क्रिश्चियनिटी के बारे में कह रहे हैं वो बेसिकली। जब भी बच्चे के मन में कोई सवाल आता है, वो पूछता है अपने घर में किसी से, किसी को नहीं पता तो सब लोग घर के मुखिया को देखते हैं कि वो जवाब देगा। और वो आमतौर पर जवाब दे भी देता है, बेशक झूठे जवाब दे, पर दे देता है। जैसे बच्चे ने पूछा कि खरबूजे के अंदर चीनी किसने डाली, मीठा कैसे हो गया। अब बाप को नहीं पता बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसे कैसे होता है कोशिकाओं में, तो उसने कहा जब तुम सो रहे थे भगवान जी आए थे, चीनी डाल के गए थे। वाहियात उत्तर है, पर उस
पर उस बच्चे को ये भरोसा हो जाता है कि इसको ये भी पता है। जब मैं सो रहा था ये जाग के देख रहा था कि भगवान जी चीनी डाल रहे हैं। तो बच्चे को धीरे धीरे लगता है कि भाई मेरा बाप जो है ना बड़ी गजब की चीज है, इसको हर सवाल का जवाब पता है, और ताकत तो ऐसी कोई चू नहीं बोल पाता इसके सामने। घर में खूब डिबेट होगी, अंत में ये जो वाक्य बोल देगा फाइनल हो जाएगा। तो उसके मन में आता है कि मेरे घर के अंदर एक सत्ता है जो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, ओमनिपोटेंट, ओमनिशिएंट। फिर आगे चलकर उसको समझ में आने लगता है कि ये दुनिया रैंडम है और इस बात की गारंटी नहीं है कि भगवान ने बनाई हो। उसको आगे चलकर ये भी समझ में आने लगता है कि मेरे पिता सर्वज्ञ नहीं है, सर्वशक्तिमान नहीं है। हर घर में वैसे वैसे सर्वज्ञ घूम रहे हैं, तो मेरे पिता सर्वज्ञ नहीं है। इस झटके को वो झेल नहीं पाता और तब बड़ा बेचैन होता है। इसलिए आप देखेंगे जब लड़के लोग आमतौर पर जब 15 से 20 की उम्र में होते हैं, अपने बाप के विद्रोही हो जाते हैं एकदम। और एक कहावत है, जब मैं 10 साल का था मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। जब मैं 20 का हुआ मुझे समझ में आया कि मेरे पिता कुछ नहीं जानते हैं। आज मैं 30 का हूं, मुझे लगता है कि वो सच में काफी जानते थे। क्योंकि जब मैं 30 का होता हूं तो मेरा बच्चा 4 साल का होता है और वो मुझसे पूछता है खरबूजा मीठा कैसे हुआ। और तब मैं घूम फिर के वही कहानियां सुनानी शुरू करता हूं जिन कहानियों के विरोध में मैं विद्रोही हो गया था। तो जब समझ में आता है कि पिता उतने ज्ञाता नहीं है, तो फ्रॉइड ने कहा कि इसका मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी अपने बलबूते जीनी है। इतना कॉन्फिडेंस सब में नहीं होता, और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वो एक और बाप की तलाश करते हैं। और क्रिश्चियनिटी में फादर का मतलब होता है ईश्वर। इसलिए यहूदी और इस्लाम धर्म की तुलना में तीसरा सेमेटिक धर्म क्रिश्चियनिटी ईश्वर को पिता कहता है, फादर कहता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ईश्वर को फादर एक बार भी नहीं कहा गया है। न्यू टेस्टामेंट में 300 बार कहा गया है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट ईसा मसीह की टीचिंग से बना हुआ है और वो फादर कहते हैं। और फ्रॉइड ने कहा क्योंकि इंसान इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो बिना किसी गॉडफादर के, गॉडफादर है देखिए, बिना किसी गॉडफादर के खुद अपनी जिंदगी को झेल सके, इसलिए उसे ढूंढना पड़ता है एक ऐसा पिता। और उन कल्पनाओं से जो पिता बनता है उसकी छवि वैसी ही होती है जो घर के पिता की होती है, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक। जब आप ये सब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगता है कि दरअसल आप सच में कुछ नहीं जानते थे और हम ईगोसेंट्रिक थे। बाद में समझ में आता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। और जिसको समझ में आ गया कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसे किस बात का घमंड होगा? वो खुद को क्यों सीरियसली लेगा? कायदे की बात है कि मुझ में और धूल के एक कण में अंतर इतना कम है, पर वो देखने के लिए मेरी नजर नहीं चाहिए, इस पूरे ब्रह्मांड को समझने वाली नजर चाहिए। अभी खेल के देख लीजिए, मेरी क्या हैसियत है? अगर मैं अपनी, जो मेरी है वो आपकी भी वही है, सबकी वही है बेसिकली, है ना, सिर्फ मेरी नहीं, किसी की बात कर लें। हमारी क्या हैसियत है अगर ईमानदारी से सोचें? इस दुनिया को बने हुए माना जाता है कि 1400 करोड़ साल हो चुके हैं, बिग बैंग हुए। इस पृथ्वी को बने हुए लगभग 450 करोड़ साल हो चुके हैं। मनुष्य का जो जीवन है उस जीवन की उत्पत्ति को 370 करोड़ साल हो चुके हैं। होमो सेपियंस को बने हुए 3 लाख साल हो चुके हैं। आज की दुनिया में 800 करोड़ होमो सेपियंस घूम रहे हैं दुनिया में, उनमें से एक मैं हूं। 1 ट्रिलियन स्पीशीज हैं इस दुनिया में, केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूं मैं। अभी तो क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि मेटावर्सेस, ये मेटावर्स तो इनका है, मल्टीपल वर्सेस हो सकते हैं, मल्टीवर्स हो सकते हैं। जिस यूनिवर्स को हम लेके बहुत खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे कितने यूनिवर्स हैं पता नहीं। एक यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं पता नहीं। एक गैलेक्सी में कितने स्टार हैं पता नहीं। उसमें से एक गैलेक्सी मिल्की वे के एक स्टार, सूर्य के 9 ग्रहों में से एक ग्रह, पृथ्वी के 200 देशों में से एक देश की 1 ट्रिलियन स्पीशीज में से होमो सेपियंस के 140 करोड़ में से एक मैं हूं। मैं खुद को कितना सीरियसली लूं? मतलब मेरे होने से क्या हो जाएगा और मेरे न होने से क्या रुक जाएगा? ये तो है तथ्य, ये तो है सत्य। सत्य थोड़ा कड़वा होता है,
झेलना मुश्किल होता है। फिलॉसफी पढ़ने का मज़ा ये है कि आपको सत्य झेलने के लिए तैयार कर देती है, और मैं अपने इस सत्य से सहज हो गया हूँ। मैं बड़े रेफरेंसेस देता हूँ फिलोसफर से, क्योंकि मैंने उनको पढ़ के ही सीखा है। कभी मौका मिले तो एक जर्मन फिलोसफर थे 19th सेंचुरी में, किरकेगार्ड नाम था, सोरेन किरकेगार्ड। बड़े गहरे चिंतक थे, हीगल के समकालीन थे, हीगल के विरोधी थे। उन्होंने कहा कि जब आप बुद्धि से चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको केवल अनिश्चितता हाथ लगेगी। जैसे ईश्वर है या नहीं, आप कितना भी तर्क लगा लीजिए, कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलने वाला, कितना भी दिमाग लगा लीजिए। ये अनिश्चितताएं आपको बेचैन कर देंगी, विह्वल कर देंगी, और लंबे समय तक बेचैन रहने के बाद आपको अपने अंदर से एक उत्तर मिल जाएगा, और वो उत्तर फैक्चुअली करेक्ट हो या ना हो, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सुकून के लिए पर्याप्त उत्तर होगा। इस प्रोसेस में जब मुझे पहली बार पता लगा कि मेरी कोई हैसियत है नहीं, क्योंकि मैं भी जब 20-22 की उम्र में था, मुझे लगता था कि मतलब दुनिया के इतिहास में 2 ही चरण हैं, एक मुझसे पहले, एक मेरे बाद, मैं सेंटर में हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस रहता ही था, सच में रहता था। मैं कविताएं ऐसे लिखता था गंदी गंदी उस समय, जो मतलब इस भाव में थी, मेरा वर्तमान भविष्य में इतिहास बनेगा, ऐसा मैं लिखता था। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं क्या चीज हूं। पढ़ने के बाद समझ में आया कि दरअसल मुझ में और मच्छर में खास अंतर नहीं है। ऑल आउट जलने से वो मर जाता है, यूनियन कार्बाइड में फैलाव हो जाए इसका तो मैं मर जाता हूं, इतना ही मामला है। तो क्या फर्क पड़ता है? इसलिए खुद को बहुत सीरियसली नहीं लेना है। सीरियसली का मतलब ये नहीं सोचना कि मैं बहुत बड़ी तोप हूं, बस ये समझना है कि मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन छोटेपन में खुश रहना है। आपको तो क्योंकि कविताओं का शौक है, आपने अच्छे कवियों का नाम बोला, ये कविता आपको सुनाता हूँ। 1950s-60s में एक कंसेप्ट चला डीह्यूमनाइजेशन का, सार्त्र से प्रभावित होकर लोगों को ये रियलाइज होने लगा कि हम बहुत छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है, लघु मानववाद कहते हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि लघु हो तो भी तो बढ़िया जिंदगी जी सकते हो। उस समय कई लोग बहुत निराशा में लिख रहे थे। एक प्रभाकर माचवे तो क्या लिख गए, घूंट घूंट साइनाइड पीता हूं। और ऐसे सर्वेश्वर ने कुछ लिखा जिसका भाव यह कि मैं कुछ नहीं हूं और खुद को दिलासे देता हूं कि मैं बहुत बड़ी चीज हूं, तो घूंट घूंट साइनाइड पीता हूं, किसी घिसे सोल के फटे हुए जूते का टूटा हुआ फीता हूं। ऐसी कविताएं लोग लिखते थे उस समय, निराशा से भरी हुई। वाजपेयी ने बड़ी अच्छी बात कही, अरे भाई हम छोटे हैं तो क्या हुआ, उसमें भी तो खुश रह सकते हैं। और तब उन्होंने लिखा, हम छोटे लोग चाहे अनदेखे अनचीन्हे बीत जाएं, कोई तो देखेगा हमारी मुट्ठियों में गुलमोहर के फूल थे, कोई तो चिन्हेगा हमारे होठों पर कविताएं थी। इसी में खुश है। हाय सर, मेरा नाम कुंदन है। कुंदन जी जी। मेरा सवाल ये, मैंने एक्चुअली आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा कि आपकी सफलता के पीछे तुक्के हैं। तो वो ऐसे कौन से तुक्के हैं जिनको आप कहते हैं कि जिसकी वजह से आप सफल हुए, या ऐसा कहने के पीछे क्या विचार था आपका? जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी विचारधारा क्या है, मैं बोलता हूँ मैं तुक्कावादी हूँ। तुक्काइज्म मेरी विचारधारा है। ये बात मेरे बारे में नहीं, आपके बारे में भी है। हम सब जिंदगी में जितने सफल हैं, आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन हमारी सफलताओं, हमारी विफलताओं में हमारी भागीदारी 0% है। मैं 5 भी नहीं कह रहा हूं, मैं 1 भी नहीं कह रहा हूं, मैं 0 कह रहा हूं। और ये बात समझ में तब आती है जब आप बहुत बारीकी से जिंदगी को समझते हैं। नहीं तो हवा में पंप भर के उड़ते रहिए, हवा में क्या दिक्कत है। गुब्बारे को अच्छा लगता है उड़ना, जबकि उसको नहीं पता कि खाली हीलियम की वजह से उड़ रहा है, उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। तो गुब्बारा बन के हवा में उड़ना सामान्य बात है, लेकिन एक बार ईमानदारी से टटोल लेना कि मेरी सफलताओं में मेरी कितनी भूमिका है, वो ज्यादा गहरी बात है। तो एक बार खेल लेते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत जिस पे मेरी सहमति भी है, वो कहता है कि व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक जेनेटिक्स और एक एनवायरनमेंट। जैसे मेरा IQ ठीक ठाक है, मैंने कभी नापा नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि 120-30 कम से कम होगा। इससे मेरी भूमिका बिल्कुल नहीं है। मेरी हाइट ठीक है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरी आंख खराब है, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं दिखने में बहुत कुरूप नहीं हूं, इससे मेरी कोई भूमिका नहीं है। आप लंबे हैं, सुंदर हैं, चौड़े हैं, मोटे हैं, मतलब मोटे भी हो सकता है, खा खा के मोटे हो गए हों, लेकिन बेसिकली आपका जो व्यक्तित्व है जेनेटिकली, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है।
इससे यदि किसी को लंबा होने का घमंड है तो उस मूर्ख को पता नहीं है कि उसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। किसी को छोटा होने का गम है तो उसमें उसे क्या भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है, तुक्का लग गया। आप ऐसे पेरेंट्स के घर पैदा हुए जिनके जीन्स की हिस्ट्री में छोटापन था तो आप छोटे हो गए, किसी के जीन्स में गोरापन था आप गोरे हो गए, इसलिए आप विज्ञापन में जा रहे हैं ये बताने के लिए कि मैंने कौन सी क्रीम लगाई थी। जबकि लगाई नहीं क्रीम, आपने कोई क्रीम नहीं लगाई, क्रीम लगा के आज तक कोई गोरा हुआ भी नहीं है। अगर आप सांवले पेरेंट्स से घर हुए, भूमध्य रेखा के आसपास पैदा हुए तो आप सांवले हो गए। इसमें आपकी क्या अच्छाई है, गलती है? सामान्य सी बात है। आपका आईक्यू आपके बस में नहीं है। अगर आपका मतलब आप पूरी ताकत से आईक्यू में थोड़ी बहुत फेरबदल कर सकते हैं, रेंज डिसाइडेड है, उस रेंज के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। मैं अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता क्योंकि वहां संविधान में लिखा है कि जो वहां जन्म से नागरिक होगा वही बन सकता है। मैं कैसे जन्म लूं वहां जाके? दूसरा तुक्का क्या है? एनवायरमेंट। आप जिस घर में पैदा हुए उस घर में आपके माता पिता की पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या था, उनकी समझदारी का स्तर क्या था, आपको पड़ोस कैसा मिला, रिश्तेदार कैसे मिले, स्कूल कैसा मिला, कॉलेज कैसा मिला, टीचर्स कैसे मिले, ये सब मिलके आपका व्यक्तित्व डिफाइन करते हैं और इनमें से एक भी चीज आप तय नहीं करते। तो आप या मैं क्या हैं? तुक्के से एक घर में एक जेनेटिक स्ट्रक्चर लेके पैदा हुए, दूसरे तुक्के से कुछ भाई बहन, कुछ रिश्तेदार, कुछ माँ बाप, कुछ स्कूल टीचर, कुछ कॉलेज टीचर, कुछ और लोग जिंदगी में आए, कुछ एक्सपोजर मिल गया। कोई बच्चा पैदा हुआ दिल्ली में, कोई पैदा हुआ बिहार या उड़ीसा के बहुत पिछड़े हुए गांव में। अब उस गांव में पैदा होने वाला बच्चा सामान्यतः दिल्ली के बच्चे से आगे नहीं निकल पाएगा। आप हुए उच्च जाति, उच्च कुल में, कोई हुआ दलित समाज में, ऊपर से महिला के रूप में हुआ, उसे जिंदगी में परिस्थितियां ही नहीं मिली। आपका सपना है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, उसका सपना है कि गांव में जितना गोबर बिखरा है सारा मेरा हो जाए, क्योंकि पहले मैंने देख लिया है, मेरा है गोबर सारा का सारा। सपनों में कितना अंतर है। इलॉन मस्क इतना सफल आदमी है, मैं कल्पना करता हूं अगर वो बुरुंडी में पैदा होता तो बन के दिखा देता, बन के दिखा दे भाई। अगर इतना ही आपका व्यक्तित्व महान है तो बन के दिखा दीजिए। इलॉन मस्क अमेरिका में ही पैदा हो सकता है। पैदा हर जगह होते हैं पर बनता वही है जो अमेरिका में होता है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी ऑप्शंस देती है, वहाँ नॉलेज इकोनॉमी है, वहाँ हर चीज़ आपको मिलती है, स्टार्टअप करने के लिए पूंजी आराम से मिलती है, सरकार की तरफ से कोई दबाव नहीं होता। लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म जिस लेवल पर पूंजीवाद को सपोर्ट करता है वो विचारधारा दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है कि दुनिया के सबसे बड़े 10 स्टार्टअप में से कम 7 अमेरिका में ही दिखते हैं हमें? इसलिए नहीं है कि अमेरिका के लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ये इसलिए है कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो सफल हो जाते हैं। क्यों भारत से हमें पिछले कुछ सालों से देखें तो ज्ञान की दुनिया में बहुत बड़े प्रकांड काम हम नहीं कर पा रहे हैं? दिमाग थोड़ा ना कम है, वैसा सेटअप नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, वैसा माहौल नहीं बन पा रहा है। और इस पूरे मामले में आप किसी की जिंदगी की व्याख्या कर लीजिए। अगर आप मुझसे पूछें मैं आज जो आपको दिख रहा हूं कैसे बना, मेरा तुक्का लग गया कि मेरे पेरेंट्स हिंदी भाषा के अध्यापक थे दोनों, इसलिए मेरी हिंदी अच्छी हो गई। मेरा तुक्का था कि मेरी माँ उसी स्कूल में टीचर थी जहां मैं स्टूडेंट था, और मेरे दोनों पेरेंट्स ने जिद कर करके मुझे मंच पे उतार दिया तीसरी क्लास में डिबेट बोलने के लिए, कविताएं बोलने के लिए। मेरा मन नहीं करता था, डांट खाता था, मंच पे जाता था। लेकिन 2-4 साल होते होते मैं मंच के लिए इतना सहज हो गया। मैंने स्कूल और कॉलेज में मिलाकर लगभग 1000 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है, शायद 800-900 जीती भी होंगी उनमें से। इतना अनुभव मुझे उसका मिला। क्यों मिला? मेरे दोस्तों को तो नहीं मिला, मेरे स्कूल के किसी बच्चे को नहीं मिला, मुझे मिला क्योंकि मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले। उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि मेरा आईक्यू भी ठीक हो गया, मेरी भाषा ठीक हो गई। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बच्चा दिल्ली जाके पढ़े, मुझे सुविधाएं मिली, मेरे दोस्तों को नहीं मिली, वो छोटे शहर में रह गए, मैं दिल्ली आ गया। मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय का माहौल मिला, उस माहौल में मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि विश्वविद्यालय अच्छा कैसे बनता है? विद्यार्थियों से बनता है। मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले। फिर उस माहौल ने मुझे सिखाया कि यूपीएससी देना चाहिए एग्जाम। तब तो मेरा पढ़ने में शौक नहीं था। मैंने यूपीएससी के लिए पहली बार, क्योंकि ऑप्शन लेना पड़ता है, सोशियोलॉजी लिया। उस विषय को पढ़ के मुझे लगा कि पढ़ाई की दुनिया इतनी सुंदर है। संयोग से सोशियोलॉजी में नंबर नहीं आए, तुक्का ऐसा हुआ।
तो मैंने विषय बदला, एंथ्रोपोलॉजी लिया कुछ महीने के लिए। फिर लगा कि हिंदी में नहीं संभल पाएगा, वो छोड़ के फिलोसफी लिया। फिलोसफी मैंने क्यों पढ़ा, मेरी मजबूरी थी, यूपीएससी के लिए पढ़ना था। और फिलोसफी पढ़ के मुझे मजा आ गया, लिटरेचर पढ़ के मजा आया। बाद में जनरल स्टडीज में संविधान पढ़ा, फिर यूपीएससी में मैं टीचर बना, सिलेबस चेंज हुआ, मैंने एथिक्स पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा। और ये सब क्यों पढ़ा, क्योंकि तुक्के से ऐसी स्थितियां बनती गई कि मुझे पढ़ना पड़ा। और ये सब पढ़ते पढ़ते मैंने पाया कि मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। और जब चीज़ें समझ में आने लग गई तो कोविड आ गया। कोविड आ गया तो मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। यूट्यूब पे आया तो लाखों करोड़ों लोग उसको देखने लग गए, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। देखने लग गए तो पहचानने लग गए, उन्होंने पहचाना तो अपने यहाँ बुला लिया। तो मेरा यहाँ होना भी तुक्का ही है। तो इस रूप में देखें तो हमारी जिंदगी में, हमारी अचीवमेंट्स में हमारी भूमिका अंततः 0% है। इस बात को जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है, वरना हवा में उड़ने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन इससे निराश नहीं होना है। कबीरदास के स्तर पे जाके सोचना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। वो ईश्वर से कह रहे हैं, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। आधुनिक कवि की भाषा में आपको शायद अच्छा लगे कविता की बात सुनने में, अरुण कमल एक कवि हुए हैं, कितनी गहरी बात कह गए हैं। अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। केवल धार मेरी है, लोहा सारा समाज का है, सब कुछ समाज से मिलता है। और इसीलिए महात्मा गांधी हो, कार्ल मार्क्स हो, कॉडवेल हो, ये सब कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से समाज का एक बाई प्रोडक्ट है, उसमें उसकी कोई भागीदारी नहीं है। व्यक्तिवादी लोग नहीं मानते, जैसे रसेल नहीं मानते हैं, लेकिन एक बहुत फेमस डिबेट है रसेल और कॉडवेल की डिबेट कहते हैं उसको पॉलिटिकल फिलोसफी में। कॉडवेल ने साबित किया रसेल को, बर्ट्रैंड रसेल को, कि रसेल अगर तुम किसी कारपेंटर के बेटे होते तो हम मैथमेटिशियन रसेल को ना जानते, हम एक महान कारपेंटर रसेल को जानते हैं, क्योंकि तुम्हारा मैथमेटिशियन होना भी तुम्हारी परिस्थितियों से पैदा हुआ है, ना कि तुम्हारे व्यक्तित्व से हुआ है। और ये बात सही भी है, इसको कैसे खारिज कर सकते हैं। इसलिए निराश हो, विफल हो तो ज़्यादा परेशान मत होइए, इसमें आपकी भूमिका बहुत कम है। सफल हैं तो ज़्यादा उछलिए मत, दूसरों को नीचा मत दिखाइए कम से कम, क्योंकि जिसको आप नीचा दिखा रहे हैं उसकी परिस्थितियाँ आपसे खराब थी, इतनी सी बात है। शादी ब्याह में जाए कोई वेटर मिले, उससे गंदे से बात मत कीजिए, क्योंकि चांस की बात है कि आप यहाँ हैं वो वहाँ है। हो सकता था कि आप वहाँ होते, वो यहाँ होता, सिर्फ चांस की बात है। इसी को फिलोसफी में नियतिवाद कह देते हैं, डिटर्मिनिज्म कहते हैं। मैं उसके समर्थन में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घमंड से बचना चाहिए। कोई वजह नहीं है कि हम घमंड करें या कर सके। जी नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांगी है। पर अपने सवाल पर सीधा जाने के पहले मेरी कुछ व्यक्तिगत भावनाएं हैं जो हम यहाँ पर व्यक्त करना चाहते हैं। पहली बात तो जोश टॉक्स के उस आइकॉनिक मंच पर आपको देखकर एक बॉलीवुड का गाना याद आ रहा है कि आप आ गए हैं, नूर आ गया है। क्या बात है। तो सर, मेरे जीवन का ये पहला इवेंट हम अटेंड कर रहे हैं और उस पे सोने पे सुहागा कि आपका इवेंट अटेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए जोश टॉक्स का तहे दिल से शुक्रिया। तो सर, अभी कुछ दिनों पहले ना हमने YouTube पर आपकी एक वीडियो देखी, जिसके अगर हम गलत नहीं है तो बिल्कुल शुरुआत में आपने बात करी थी कि लाइफ में प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस को बैलेंस करके आप चलने की बात कर रहे थे। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि इसके पीछे, इस कॉन्सेप्ट के पीछे आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है? मैं देखिए मध्यमार्गी आदमी हूँ। बुद्ध ने जो रास्ता सुझाया, अरस्तु ने जो रास्ता सुझाया, मैं उस रास्ते पे चलने वाला आदमी हूँ। मुझे लगता है कोई भी अति जो है वो ठीक नहीं है जीवन में। इमोशंस की अति हो या प्रैक्टिकल होने की अति हो, दोनों खराब हैं। जब हम बहुत इमोशनल होते हैं, इमोशनल स्टेट की सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत क्षणभंगुर होती है, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए होती है। तो अगर आप बहुत इमोशनल हैं, इंटेंस इमोशंस आपके अंदर हैं और आपने उसमें कोई फैसला कर लिया है, तो तय मान के चलिए कि कुछ दिनों के बाद रिग्रेट आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो फैसला एक खास मेंटल स्टेट में हुआ और वो मेंटल स्टेट कुछ मिनट के बाद रहेगी नहीं, और आपने उसी में कमिटमेंट कर दी किसी को, उसी में घोषणा कर दी कुछ, और बाद में आप जिंदगी भर उस चीज को ढोते रहे क्योंकि आपने घोषणा कर दी थी।
इसलिए इमोशंस पर कंट्रोल इतना रहे कि इमोशंस आपके ऊपर चढ़कर हावी ना हो जाएं, इमोशंस आपको मजबूर ना कर दें कि आपको कब कहाँ क्या बोलना है। मैं मजाक में एक बात कहता हूँ कि यदि कोई मुझे गुस्सा दिलाना चाहे तो मैं उससे बोलता हूँ कि तेरे चाहने से गुस्सा नहीं करूँगा, जब मेरा मन करेगा तब करूँगा। तुम चढ़ाओ मुझे, दिलाओ गुस्सा, करूँगा ही नहीं गुस्सा, मैं ले नहीं रहा तुम्हारे इनपुट को। जब मेरा मन करेगा गुस्सा तब करेंगे। इमोशंस में इतना कंट्रोल मेरा भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इतना कंट्रोल हो तो ज़िंदगी बड़ी शानदार हो जाती है। ये भी सही है कि बिना इमोशनल हुए आप खुश हो नहीं सकते। खुश होने का बेसिक मतलब क्या है? 4 हार्मोन्स का बहना। उन 4 हार्मोन्स को बहने को बोलते हैं खुश होना। खुश होना केमिस्ट्री में, बायोकेमिस्ट्री में 4 हार्मोन्स का बहना है, उसका और कोई मतलब नहीं होता, इतना ही मतलब होता है। और मज़ा उसी में आता है जब वो 4 हार्मोन्स बहते हैं। प्रैक्टिकल होने में क्या है कि कभी-कभी आपका मन करता है प्रैक्टिकल हो जाऊँ। आप सब उस फेज से गुजरे होंगे। हर व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत इमोशनल है और लोग उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। और मज़े की बात है कि आपके बारे में दूसरों को भी ऐसा लगता होगा कि ये मेरा यूज़ कर लेती है, ये मेरा यूज़ कर लेता है, और आपको दूसरों के बारे में लग रहा है, क्योंकि हम सब सब्जेक्टिव तरीके से सोचते हैं ना। सबसे बुरी फीलिंग दुनिया में है ऑब्जेक्टिफिकेशन, कि किसी ने मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया, ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया। इससे बुरी कोई फीलिंग नहीं मानी जाती है। इससे कोई आपसे प्यार मोहब्बत की बात करे, बाद में धोखा दे दे, आपको लगता है कि मुझे यूज़ किया गया, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाया गया, ये फीलिंग बहुत बुरी फीलिंग मानी जाती है। बहुत प्रैक्टिकल होने पे कई बार मन करता है कि हम दूसरों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर लें। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 6-6, 7-7 अफेयर्स एक ही समय में चला रहे होते हैं। बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं वो। उनके इमोशंस भी उनके हिसाब से काम आते हैं। कहाँ कितना रो के दिखाना है, कहाँ किस अंदाज में बोलना है, कहाँ किसी से पैसे भी निकलवा लेने साथ में, हर चीज़ के एक्सपर्ट लोग हैं। ऐसे लोगों को तात्कालिक लाभ मिल जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक समय के बाद कोई उन पर भरोसा नहीं करता है। और एथिक्स की दुनिया में एक बड़ा प्रसिद्ध कथन है जिसको हम एक्सियोम की तरह यूज़ करते हैं। एक्सियोम मतलब जो स्वयं सिद्ध कथन है, जो बेस है। इट इज़ गुड टू बी गुड। अंततः अच्छा होना अच्छा ही होता है। आप अच्छे रहेंगे, नुकसान झेलेंगे कहीं कहीं, लेकिन आपकी गुडविल होगी, साख होगी, लोग भरोसा करेंगे, और भरोसा करेंगे तो जीवन आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल होके दूसरों का खून चूस लेना, बहुत इमोशनल होके कुछ पैरासाइट्स को पाल लेना अपने साथ में, खून चुसवाते रहना, दोनों खराब बातें हैं। इतना इमोशनल नहीं होना है कि कोई गधा बना दे, इतना प्रैक्टिकल नहीं होना है कि आप दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई करें। इंसान बनिए, इंसान रहने दीजिए दूसरों को। आपके लिए बताओ, हीगल का वाक्य है, बी ए मैन एंड रिस्पेक्ट अदर्स लाइक ह्यूमन बींग्स। तो खुद भी इंसान की तरह रहो, बाकियों को भी इंसान की तरह ट्रीट करो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसीलिए बैलेंस की जरूरत है दुनिया में। प्रणाम सर। जैसे आपने प्रैक्टिकलिटी की बात करी और बैलेंस की बात करी, तो हमारी जनरेशन में जनरली ये होता है कि हम पेरेंट्स के साथ सिचुएशन क्या होती है कि वो एक एज पे आ जाते हैं, वो एक तो वर्कहोलिक होते हैं तो वो फ्री बैठना नहीं चाहते हैं, बट देन उनके हिसाब से शादी कर दी बच्चों की, ये हो गया, सब मेरा काम हो गया, मैं फ्री हूँ। जब मैं उनसे बोलती हूँ कि मेरे हिसाब से आपको लाइफ में और कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए जो अभी तक आपने नहीं किया है, हमारे पालन पोषण में आपने अपना टाइम स्पेंड किया है, मुझसे पूछते हैं क्या करें, तुम्हारी तरह बैग उठा के घूमने चले जाएं। तो आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन होगा कि मैं एज अ डॉटर या कोई भी बच्चा मेरी एज का उनको ये सजेस्ट कर सके कि वो अपनी ज़िंदगी को ये ना सोचें कि बस मैं 60 साल का हो गया तो हो गया। मतलब हम लोग जिस समाज में हैं अभी एक ट्रांजिशन के फेज में हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास में पेरेंट्स अभी हैं, ये लगभग आखिरी पीढ़ी है जिसको अपने सुखों की बहुत चिंता नहीं है, अपने बच्चों के सुखों के लिए सेक्रीफाइस कर चुके हैं। क्योंकि आप में से अधिकांश के पेरेंट्स वो हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल करके आपको पढ़ाया है, बहुत पैसा बचा नहीं पाए हैं, और अगर थोड़ा बचा भी लिए तो खर्च करने का साहस उनके अंदर नहीं है। पैसा होता कई लोगों के पास, खर्च करने का साहस नहीं होता। अपने ऊपर खर्च करने का तो और साहस नहीं होता, उनको आत्मग्लानि होती है, गिल्ट फीलिंग होती है कि मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिया, जबकि बच्चों के काम आने चाहिए पैसे। मेरे ख्याल से ये आखिरी पीढ़ी उस तरह की है मध्य वर्ग में, क्योंकि आपकी पीढ़ी जब पेरेंट बनेगी तो आप उतने परमार्थी टाइप के पेरेंट्स नहीं बनेंगे शायद, क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है, समाज के ट्रांजिशन की गलती है, गलती भी नहीं है, नेचर है। इंडिविजुअलिज्म हमारे समाज में पहली बार ठीक से उभरना शुरू हुआ है मध्य वर्ग में। आज की जो नई पीढ़ी है, आप लोग हैं, आप लोग बुरे नहीं हैं, आप लोग इस नए समाज के प्रतिनिधि लोग हैं।
आपको अपनी ज़िंदगी बिना कंप्रोमाइज़ के जीने की हैबिट काफ़ी हद तक है, पेरेंट्स की तुलना में ज़्यादा है। वो ड्रेसिंग सेंस से लेकर ज़िंदगी के फैसलों में हर जगह दिखती है। लड़कियों का अपने घर में आज़ादी मांगना अपने भाई के बराबर इसमें भी दिखता है। ये कहना कि मैं शादी नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, और काफ़ी दूर तक इस बात को निभा पाना, ये कहते तो हर पीढ़ी है, लेकिन पिछली पीढ़ी बोलती थी 12 साल में कि शादी नहीं करेंगे, 18 में शादी हो जाती थी। आपकी पीढ़ी 18 में कहती शादी नहीं करेंगे, 30 में हो जाती है शादी, लेकिन 30 साल तक विवाह नहीं करेंगे। और आपकी पीढ़ी में क्योंकि विवाह बहुत लेट हो रहे हैं, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, बड़े शहरों में आप रहते हैं, दोस्ती का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सामाजिक ढांचा चल नहीं पाता जो आपके पेरेंट्स के समय में चलता था। इसलिए इश्क भी होता है, ब्रेकअप भी होता है, सामान्य बातें हो गई हैं। ये बड़े शहरों के युवाओं के बीच में सामान्य बातें हैं। विवाह की बहुत ज़रूरत भी आपकी पीढ़ी फील नहीं करती है, क्योंकि आपको लगता है कि क्यों किसी एक व्यक्ति को ज़िंदगी भर ढोएं, क्यों अपनी आज़ादी कम करें। आपको बेसिकली रूममेट की ज़रूरत है, ना कि पति या पत्नी की ज़रूरत है, और इसलिए आपको लगता है कि मैं क्यों अपनी आज़ादी से कंप्रोमाइज़ करूं। लिबरलिज्म ये पूरा विचार है, और लिबरलिज्म में इंडिविजुअल लिबर्टी का विचार सबसे केंद्र में रहता है। इसलिए आज की पीढ़ी को लगता है कि लिबर्टी का कंप्रोमाइज़ कभी नहीं करेंगे, और विवाह, परिवार लिबर्टी के बहुत गंभीर कंप्रोमाइज़ से बनने वाली संरचनाएं हैं। आपके पेरेंट्स ये बात चाह के भी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये भी है कि अगर एक बार उनको टेस्ट लग गया तो उसकी वैल्यू समझ जाएंगे। आप उनसे कोशिश करके एक आध बार बाहर घुमाइए। एक फिल्म आई थी क्वीन नाम की कुछ साल पहले, वो एक बड़ी लिबरेटिंग फिल्म महिलाओं के लिए मानी जाती है। एक लड़की है, उसकी शादी होने वाली है, शायद टूट गई है, मुझे एग्जैक्टली कहानी ध्यान नहीं है, कुछ कुछ ध्यान है। फिर वो किसी वजह से विदेश यात्रा पर चली जाती है, और उसको समझ में आता है कि लिबरेशन क्या होता है। अब हमारे समाज में जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान करने की परंपरा नहीं है। उनकी भी तो इच्छाएं हो सकती हैं, सामान्य इच्छाएं हो सकती हैं। लाइफ इन ए मेट्रो फिल्म में एक सीन है जिसमें दो बूढ़े व्यक्ति एक दूसरे को प्रेम करते हैं। एक सीन दिखाया है, डर के मारे कि ज़्यादा क्रिटिसिज्म ना हो जाए समाज का, तो उन्होंने अवॉइड किया उस चीज़ को, लेकिन हल्का सा दिखा दिया। अभी पिछले सप्ताह एक फिल्म आई है, थाई मसाज नाम की फिल्म आई है। फिल्म के नाम पे मत जाइए, फिल्म बहुत ही शानदार फिल्म है। उस फिल्म के जो हीरो हैं मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके कहा कि ये फिल्म आप देखिए, बताइए कैसी है। मैं भी उनको बता नहीं पाया हूँ, आज बताऊंगा। मैंने कल ही वो फिल्म देखी। फिल्म में जो है वो सो है, वो तो आप देखेंगे, लेकिन एक जो मूल बात है वो ये है कि बड़ी उम्र का व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, उसकी पत्नी 22 साल तक एक बीमार अवस्था में रही, उसको लकवा मार गया था, पैरालिसिस हो गया था। उस व्यक्ति की उम्र 60-70 के आसपास हो गई है। उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ है, प्रेम है ही नहीं। 23 साल से उसको प्रेम हासिल नहीं हुआ है, और उसके दोस्त सारे उस मुद्रा में आ चुके हैं कि चलो अब जागरण करेंगे, रात को ढोल बजाएंगे, और चलो बुलावा आया है उस पर कर लेते हैं। बुलावा आने ही वाला उनको लग रहा है, और ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं सामान्य जीवन जीने की इच्छा रखता हूं, तो उसमें क्या बुरी बात है। एक वृद्ध व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जीने की इच्छा रखते हुए कैसे एक बहुत लंबी स्ट्रगल करता है, कुछ लोगों के सहयोग से एक जगह जाता है, वहां उसे ऐसा प्रेम उपलब्ध होता है जिसमें इमोशंस नहीं है, और वो खुद को सहज महसूस नहीं करता, मना कर देता है, और बाद में उसको इमोशंस के साथ एक प्रेम का प्रसंग नसीब हुआ। और पूरी फिल्म का मूल विषय ये है कि क्या इस व्यक्ति को गिल्ट फीलिंग होनी चाहिए, या हमारे समाज को इन व्यक्तियों के लिए इतना सहज होना चाहिए कि उनकी इच्छाएं भी पवित्र और जायज़ हो सकती हैं। क्या होता है कि बड़े बूढ़ों की इच्छाओं का सम्मान करने की परंपरा है नहीं हमारे समाज में, और ये तभी होती है जब समाज समृद्ध होने लगता है। अब हमारा समाज समृद्ध होने लगा है, अगली पीढ़ियों में जब आप लोग बड़े बूढ़े होंगे तो आप लोग लड़ जाएंगे इस बात पे। आपके पेरेंट्स लड़ नहीं पाएंगे, उनके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। वो भारत से बाहर घूमने नहीं जाएंगे, खर्चा हो जाता है। आप उनको पहली बार ज़बरदस्ती घुमाइए। जैसे ही आप बोलेंगे पैसे मैं दूंगी, वो कहेंगे क्यों, तेरे पैसे क्यों खर्च करें, बेटी के घर का पानी नहीं पीते हम तो पैसे की बात कर रही है। तो उनको झूठ बोलिए, उनको बोलिए कि मेरी कंपनी ने कहा है कि आप पेरेंट्स को कंपनी के खर्चे पर भेज सकती हैं। फिर तैयार हो जाएंगे, तुरंत तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर वो एक सेकंड में तैयार हो जाएंगे। और एक बार उनको थोड़ा यूरोप घुमा दीजिए या दुबई घुमा दीजिए, 3-4 दिन घूमेंगे तो उनको ये लगेगा कि दुनिया ऐसी भी है। और जब एक बार एहसास होगा, फिर वो 6 महीने बाद पूछे कि बेटा कंपनी का और कोई ऑफर नहीं आ रहा है। और कंपनी का तो पहले भी नहीं आया था।
आप आज जो हैं उनकी वजह से हैं, तो जितना कमा रही है थोड़ा बचा बचा के घुमाइए उनको, क्योंकि जिस दिन वो चले जाएंगे ना उस दिन बड़ा दुख होगा कि उनके लिए काश मैं ये कर पाती। तो जो जो सोच सकती हैं अभी कर दीजिए, बाद में आप पैसा लेके बैठी रहेंगी, मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक मौका है पेरेंट्स को जितना सम्मान दे सकती हैं, सुख दे सकती हैं दीजिए, और उनको ज़्यादा धार्मिक होने से रोकिए, उनको व्यावहारिक बनाइए, दुनिया घुमाइए और एंजॉय करें। और यदि वो बहुत पुराने कपड़े पहनने लगे, जीन्स विन्स बनाइए उनको और घुमाइए थोड़ा। ये उनको रियलाइज करवाइए कि जीवन खत्म नहीं हुआ है, 60 का होना जीवन खत्म। मैं अमेरिका आज तक एक बार गया था 10 साल पहले। मैं एक दृश्य आपको बताता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं जहाँ था ह्यूस्टन में, मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनके घर पे था। तो वो बोले कि मैं तुझे थोड़ा घुमा के लाता हूँ। तो तय हुआ कि लुइसियाना हम जाएंगे, जो उसके पड़ोस में एक प्रांत है। तो मैंने कहा कैसे जाएंगे? तो बोले सुबह सुबह बस चलती है यहाँ से, उस बस में चलेंगे, वहाँ कैसीनो होते हैं, तो कैसीनो देख के आएंगे। मुझे कैसीनो का नाम सुना था, कैसा होता है पता नहीं था उस समय तक। तो मैंने ठीक है देखते हैं, कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा। तो सुबह सुबह में एक बस में गए। वो बस चलती है ह्यूस्टन से, टेक्सास से, सीधे कैसीनो के लिए ही चलती है। चलेगी, कैसीनो पे रुकेगी, सुबह मान लीजिए 10 बजे छोड़ देगी, फिर रात को 8 बजे फिर वहाँ से चलेगी, सब वापस आ जाएंगे। उस बस को चलाने वाली एक महिला थी, अश्वेत महिला थी। कंडक्टर भी एक अश्वेत महिला थी। मैं तो इसी में गदगद हो गया कि यहाँ पर ऐसा भी होता है। हमारे यहाँ तो बस चलाने वालों से बात करते घबराहट होती है, तो वहाँ अलग मामला था ना। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस पूरे बस के ऑपरेशंस में कोई पुरुष था ही नहीं, 2 थे, दोनों महिलाएं थी, और बड़ा कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखा मुझे। और उससे बड़ी बात क्या थी, उस बस में जितने लोग बैठे हुए थे वो सब जुआ खेलने वाले लोग थे। दर्शक तो मेरे जैसे एक आध लोग रहे होंगे, बाकी तो जो अभ्यस्त लोग थे। उस बस की औसत उम्र अगर निकालें, वो कम से कम 80 साल थी। सारे लोग 80, 82, 85 चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जुआ खेलने जा रहे हैं। क्योंकि वो अकेले हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, अकेले रहते हैं। वो रोज वहां जाते हैं, दिन भर वहां खेलते हैं, आपस में छोटा छोटा खेलते हैं, थोड़ा हार गए, थोड़ा जीत गए, मन खुश रहता है। शाम को सब लोग वहां पर बैठ के खाना वाना कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, वापस आते हैं, दिन बढ़िया गुजर जाता है। क्यों जरूरी है कि 60 के बाद आपको पूजा पाठ हवन ही करना है? जिंदगी जितनी दी है भगवान ने उतनी तो एंजॉय कर लो, वरना भगवान भी कहेंगे कि यार 100 दे के भेजा, 60 में वापस आ गया, बाकी 40 बेकार कर दिए, है ना। तो अपने पेरेंट्स को समझाइए, ये सब ले जाइए जबरदस्ती एक बार कंपनी का नाम बोल के, और धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। और सबको ये करना चाहिए, ये मौका फिर नहीं मिलेगा बाद में। सर मेरी 2 क्वेश्चन है और हम आज के लास्ट 2 क्वेश्चन क्वेश्चंस हैं? हाँ, जी, 2 जी। क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ऐसा कोई पल या इंसिडेंट जिसको आप खुद का पर्सनल फेलियर मानते हो, और उस इंसिडेंट को या फेलियर को आपने ओवरकम कैसे किया, वो है पहला क्वेश्चन। एंड जो सेकंड ये है कि आपने बोला कि अभी आपका 16 साल का बेटा है, तो अब वो खरबूजे वाली उम्र तो चली गई, बट फिर भी वो क्वेश्चंस पूछ रहा होगा इंटरेस्टिंग उसकी लाइफ के बारे में। तो एक लेसन जो आप अपने बेटे को आज देना चाहेंगे? वो लेकिन लेना नहीं चाहेगा। मैं दे भी दूंगा तो। तो पहला सवाल आपका ये है कि कोई एक ऐसा मोमेंट जब मेरा फेलियर हो। हाँ, अगर देखा जाए तो नियर हिस्ट्री में 2019 में ऐसा हुआ कि उस समय दृष्टि केवल मुखर्जी नगर में हम मैनेज करते थे। हम 6-7 टीचर्स की टीम थी मुझे मिला के, और हमारी टीम के 5 टीचर्स ने एक साथ दृष्टि छोड़ने का फैसला किया। क्यों किया मुझे आज तक नहीं पता, बहुत क्लियर बात हमारी हुई नहीं। 2-4 बार हुई तो बहुत क्लियर आंसर्स मिले नहीं। मेरा ख्याल है कि उनके मन में ये भी रहा हो कि हम अपना उद्यम करके देखें, जो कि सामान्य बात है, किसी का मन कर ही सकता है। मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा और पहले सक्रिय होकर संवाद कायम करता तो शायद वो नौबत ना आती। हालांकि वो हुआ, एक बार हमें लगा कि हम क्राइसिस में हैं। फिर मैनेज, दुनिया में क्या मैनेज नहीं होता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि उस समय यदि हम X थे तो आज हम 5X हैं, या 7X हैं, 8X हैं हम। और मेरा मानना है कि दुनिया में जब कठिन समय आए तो उसे एक अवसर मान के ट्रीट कीजिए, और आप पाएंगे कि वो कठिन चुनौती ना आती तो आप सफल हो ही ना पाते। इसीलिए दाग अच्छे हैं, थोड़े दाग लगे रहें तो बढ़िया है। मतलब मुझे लगता है कि उसके बाद से मैं थोड़ा सा ज़्यादा
कोशिश करता हूँ कि मेरी टीम के लोगों में कम्युनिकेशन ज़्यादा रहे, ताकि यदि कोई दिक्कत है तो पहले ही सॉल्व हो जाए, बहुत दूर तक बात ना जाए। ये शायद आपके लिए भी एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़ी टीम को मैनेज करती हैं, रन करती हैं। और मेरा बेटा जो 16 साल का है, उसको क्या लेसन दें? मतलब वो मेरा दोस्त है काफ़ी अच्छा, हम लोग बढ़िया बातें करते रहते हैं। पढ़ाई का दबाव मैंने आज तक डाला ही नहीं उस पर। मैंने उससे इतना ही कहा कि बस हर साल एक क्लास पास करते रहो तो काफ़ी है, और उस पर वो खरा उतर रहा है आज तक, तो उसने अभी तक निराश किया नहीं इस मामले में। बहुत पढ़ाकू जैसे मैं नहीं था, वो भी नहीं है, जीन तो मेरे ही है, उसकी क्या गलती है उसमें? उसकी कोई खास गलती इस पर नहीं है। आजकल वो साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी पढ़ रहा है और एंजॉय भी कर रहा है, मुझसे बात भी करता है। कॉन्फिडेंस उसमें अब ठीक ठाक आ गया है, अब वो अकेला बहुत दूर दूर तक ट्रैवल कर लेता है। मैं उससे एक बात कहता हूँ हर पेरेंट की तरह, भाई थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, थोड़ा अच्छी किताबें पढ़ लो, थोड़ा कुछ स्विमिंग सीख लो, कोई स्पोर्ट में एक्टिव हो जाओ। वो स्पोर्ट सीखता है बार बार, जैसे अच्छे लेवल पे आता है छोड़ देता है। टेबल टेनिस उसने खेला तो नेशनल से खेल लिया एक बार, फिर छोड़ दिया। पूल बड़ा अच्छा खेलता है, पर जैसे ही मैं कहता हूँ थोड़ा सीख लो, उसको नफरत होती है सीखने के नाम से ही। तो अगर आपकी बात वो सुन ले तो उसको कहिए कि हो सके तो ज़िंदगी में कोई एक चीज़ चुन के उस पर ठीक से काम करो, ताकि लगे तो सही कुछ किया है। और मेरी समझ है कि वो भी टाइम पे सीख ही जाएगा, ऐसा सिखाने में क्या है। मुझे ग्रेजुएशन के बाद पहली बार समझ में आया कि पढ़ना चाहिए, वो तो 11वीं क्लास में है, तो वो भी समझ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपकी बात सुने तो आप कह सकती हैं कि भाई थोड़ा सा कोई एक फील्ड सोचो, बेशक खेल ही सोचो, बेशक पतंग उड़ाना ही सोचो, पर ठीक से पतंग उड़ाओ, उसी में काम कर लो, लेकिन कुछ ऐसा जो इंटरेस्ट के हिसाब से बढ़िया हो। और मेरी तरफ से या उसकी मम्मी की तरफ से ऐसा कोई दबाव है ही नहीं कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है। कुछ भी करो, एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, फेलियर हो ज़िंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। हम उसके बिना ही खुश हैं, और जीवन में पर्याप्त चीज़ें अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी। इस बात को जनरली मानता भी है। सर, आपकी लाइफ का ना सबसे प्राउड मोमेंट कौन सा है, जिस पर आप सबसे ज़्यादा प्राउड फील करते हो? ये जोश टॉक्स ने मुझे बुलाया तो इसी को मान लीजिए कि प्राउड मोमेंट है। इसी को मान लीजिए। मैं सोबित को बुलाना चाहता हूँ स्टेज पे, जो हमारे को फाउंडर हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या है, इसे हम अपने स्पीकर्स को क्यों पहनाते हैं, उसका एक बार रीज़न बताएं। और सर को ही पहना है। जोश टॉक्स का ना हमेशा से आई थिंक कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल रीज़न शुरू करने का रहा था, वो ये था कि हम सब में ना एक काबिलियत है कुछ करने की अपनी लाइफ में। मेरे जो कुल्लू के दोस्त हैं, क्या उन्होंने वो सब किया जो उनके अंदर की काबिलियत अलाउ करती थी? नहीं, क्योंकि उनकी, जैसे सर ने बोला, तुक्का था। वो शायद, मैं शायद तुक्के से एक ऐसी फैमिली में पैदा हो गया जहाँ पर मेरा लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस बहुत ज़्यादा हायर था। तो जोश टॉक्स का यही प्रयास है कि क्या हम उस तुक्के की चांस की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकते हैं और किस्मत से काबिलियत पे बात लेके आ सकते हैं। तो इसी के लिए जोश टॉक्स कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था। आज जोश टॉक्स हमें टॉक्स की तरह दिखता है, और कहीं ना कहीं जो भी जोश टॉक्स की टीम है या जोश टॉक्स के स्पीकर्स हैं, वो इस मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एक मिशन की कंट्रीब्यूशन को ऑनर करना चाहिए, और उसी ऑनर करने के लिए ये जोश टॉक्स सेवा मेडल है। अब जोश टॉक्स का परिवार 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों का है, अलग अलग सारी लैंग्वेज मिला के। तो 20 मिलियन लोगों के बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू सो मच।